हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। चलिए शुरू करते आज का यानी 24 फरवरी का सेशन। So here is our first question. What percent of India's capital procurement budget has been earmarked for domestic industry? So India's capital procurement budget का कितना परसेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए earmark किया गया है? So आंसर होगा इसका 75%। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक्चुअल में जो इंडिया का बजट है वो कितना है? 45,03,097 करोड़। ये है हमारा 23-24 का बजट। अब इसमें से भी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है यानी डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए अलॉट किया गया है कितना? 13.18%। और इस 13.18% का 75% किसका? 75% ऑफ द डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट किसके लिए दिया गया है? डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। यानी इसका भी 75% गवर्नमेंट लगाएगी किस पे? डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। और ये भी कौन सा? स्वदेशी यानी इंडिजिनस। ओवरऑल जो गवर्नमेंट है हमारी वो ट्राई कर रही है किस पे? परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज ऑफ इंडिया। सो इंडिया की जो डोमेस्टिक कंपनी से उनसे परचेज करना है गुड्स एंड सर्विसेज, और इसके लिए डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी पे 75% लगाया गया है किसका? डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का। इससे बेनिफिट्स क्या रहेंगे? ऑफ कोर्स मॉडर्नाइजिंग होगा किसका? डिफेंस फोर्सेस। जो हमारे डिफेंस फोर्सेस है वो मॉडर्नाइजिंग होगा उनका, और बूस्टिंग होगा क्या? इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिया। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारी जो डिपेंडेंस है किस पे? वो फॉरेन कंट्रीज पे, वो होगी खत्म। ठीक है। सो ओवरऑल आपको ध्यान क्या रखना है कि 13.18% किसको मिला है? डिफेंस मिनिस्ट्री को। उसमें से 75% डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया जाएगा, वो भी डोमेस्टिक कंपनीज के लिए। ठीक है। इसके अलावा बजट से कुछ क्वेश्चन मैंने लास्ट में डिस्कस किए थे, उनको रिपीट करते हैं हम। तो 13.18% मैंने आपको बता दिया। अगर मैं कैपिटल आउटले बोलूं कि डिफेंस मिनिस्ट्री में कैपिटल आउटले, वो है अपना कैपिटल आउटले इन डिफेंस बजट, वो अपना होगा 1.63 लाख करोड़ का है। पीएम किसान स्कीम्स हैं उन पर कितना अलॉट किया गया है उसकी बात कर ले तो जो पीएम किसान है उस पर दिया गया है 1.10 लाख करोड़। ठीक है। हमारे बजट में पीएम किसान पे 1.10 लाख करोड़ है। और स्वच्छ भारत अभियान जिसका नाम चेंज हुआ है, क्या हो गया है? सुंदर अभियान। ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान यानी सुंदर अभियान, उस पर किया गया है 5276। और हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी फॉर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किस पे है? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश पे गवर्नमेंट ने लगाया है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी फॉर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। सो ओवरऑल ये हमारी बात हो गई बजट, यानी निर्मला सीतारमन 28 फाइनेंस मिनिस्टर है। सबसे ज्यादा किसने दिया था? लास्ट टाइम की रिवीजन कर लेते हैं। मोरारजी देसाई ने दिया था कितने टाइम? मोरारजी देसाई ने 10 टाइम। इनके बाद अगर सेकंड बात करें तो पी चिदम्बरम ने दिया था कितने टाइम? 8 टाइम दिया था। और सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो इंडिपेंडेंट इंडिया के रहे थे कौन? आर के शेट्टी। और अगर हम बात करें रिपब्लिक के थे वो थे जॉन मथाई। और फादर ऑफ बजट की बात करें तो वो कौन थे? जेम्स विल्सन। ठीक है। ये तीन करंट रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन हो गए। जेम्स विल्सन फर्स्ट बजट, फादर ऑफ बजट, और इन्होंने ही फर्स्ट बजट। तो अगर फर्स्ट बजट देखिए इंडिया का तो वो आया था 1860 में। आगे बढ़ते। सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल टैक्स समिट जीटीएस 2023? सो जीटीएस यानी ग्लोबल टैक्स समिट 2023 को होस्ट कौन कर रहा है? विशाखापट्टनम, जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल है विशाखापट्टनम, जो कि होस्ट करेगी ग्लोबल टैक्स समिट 23। एक्चुअल में G20 का पार्ट है ये। ठीक है। तो G20 में जितने भी टैग एंड बिजनेस से रिलेटेड इवेंट्स है वो बिगिन हो गए किसके? इसके शुरुआत होते ही, यानी G20 के टैग एंड बिजनेस इवेंट्स का बिगिनिंग हो रही है किससे? ग्लोबल टैग समिट से। विशाखापट्टनम होस्ट कर रही है इसको। अच्छा, G20 के काफी फैक्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। बट एग्जाम रिलेटेड क्या है, एक्चुअल में काफी क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपसे पास्ट हिस्ट्री पूछते हैं। तो G20 का क्या होता है? 1995 में हुआ था। यानी एग्जाम्स में होता क्या है कि ठीक है ये करंट का टॉपिक है, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन भी मिल जाता है, लेकिन उससे रिलेटेड आपसे पास्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। अब देखिए प्रीवियस ईयर में काफी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो करंट है, लेकिन उसका एग्जैक्ट क्वेश्चन ना पूछकर पास्ट उसकी जो हिस्ट्री है वो पूछी गई है। G20 है 1995 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और फर्स्ट समिट कहाँ हुई थी इसकी? यूएसए में हुई थी। फर्स्ट समिट हुई थी यूएसए में हुई थी। और कब हुई थी? 2008 में, वॉशिंगटन डीसी में।
ठीक है, ध्यान रखना फर्स्ट समिट यूएसए। अभी 2023 में इंडिया के पास है ना? 2023 में किसके पास है? इंडिया के पास है। और वो कौन सी समिट है? 18th समिट है। इससे पहले इंडोनेशिया के पास थी, उसका समिट कौन सा? 17th एडिशन था। और G20 की अगर हम शेरप्पा की बात करें तो वो कौन है? अमिताभ कांत है, जो नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं। आगे बढ़ते। So here is our next question. Indian Army organized a women's snow cricket tournament in which state or union territory? So Indian Army ने ऑर्गेनाइज किया है women's स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट। कौन से स्टेट में? So ये जम्मू कश्मीर में किया गया है, यानी खेलो इंडिया इनिशिएटिव है एक टाइप से। ये खेलो इंडिया इनिशिएटिव है। इसी खेलो इंडिया इनिशिएटिव के लिए जो इंडियन आर्मी है उन्होंने विमेन स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट किया ऑर्गेनाइज जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अब खेलो इंडिया इनिशिएटिव्स की बात हो रही है तो ओवरऑल हम काफी खेलो इंडिया देखते हैं। तो मेजरली 3 खेलो इंडिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स एंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, है ना? तो मेजरली 3 एडिशंस होते हैं, यूथ गेम, विंटर गेम और यूनिवर्सिटी गेम। और ये नॉर्मल सा एक ट्रायल हुआ था विमेन स्नो का। खेलो इंडिया इनिशिएटिव हम बोल सकते हैं। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट खेलो इंडिया इनिशिएटिव ये प्रेजेंट हिस्ट्री में ही आएगा। सो 31 जनवरी 2018 को नरेंद्र मोदी के इनिशिएटिव पे इसको स्टार्ट किया गया था। तो खेलो इंडिया कब स्टार्ट हुआ था? 31 जनवरी 2018। और जिसमें से भी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ना, उसका नाम पहले अलग था, उसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम चेंज होकर ये हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो एक्चुअल में जो ये यूथ गेम्स है ना, ये भी 2 कैटेगरीज में होते हैं, अंडर 17 कैटेगरीज और अंडर 21 कैटेगरी, यानी 17 एंड 21। अब अगर हम इसके एडिशंस की बात करें कि कब कौन हुआ, किसने होस्ट किया, कौन जीता, वो बात कर लेते हैं ना। सो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की हम बात करते हैं तो अभी इसका 5th एडिशन हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसका मस्कट क्या रहा था? अंशी रहा था। और फर्स्ट पोजीशन पे कौन आया था? सो फर्स्ट पोजीशन पर आया था महाराष्ट्र। ठीक है, हो गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, 5वां एडिशन था उसका। ठीक है, और फर्स्ट रैंकिंग कौन था? महाराष्ट्र था। अगर हम विंटर गेम्स की बात करें तो विंटर गेम्स का 3rd एडिशन था और फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा था? सो बस जम्मू कश्मीर। तो मेरी बात समझना, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के टोटल 3 एडिशन हुए और तीनों एडिशन को जीता है जम्मू कश्मीर एंड जम्मू कश्मीर ने। और सेकंड नंबर पे इसमें आया था महाराष्ट्र आया था। और अगर हम यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो इसका 3rd एडिशन होगा अभी, और कहाँ पर होगा? यूपी में होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम यूपी में होगा इसका 3rd एडिशन। ठीक है, आगे बढ़ते। So next, Harbinger 2023 is the global hackathon organized by which institution? So hackathon यानी किसने अरेंज किया है इसको? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अरेंज किया है। क्या? हार्बिंगर 2023। इसकी थीम ध्यान रख लेना, इसकी थीम रही थी इंक्लूसिव डिजिटल सर्विस। एक्चुअल में है क्या ये? हैकाथन की बात तो हो गई, एक्चुअल में एक प्लेटफॉर्म है ये फॉर फिनटेक कंपनीज, जो इंडिया की फिनटेक कंपनीज है उसके लिए प्लेटफॉर्म है हार्बिंगर 23। इसके अकॉर्डिंग किया क्या जाएगा? इसमें किया जाएगा टू शोकेस देयर आइडियाज एंड सॉल्यूशन टू सम ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंज इन द डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस ऑफ इंडिया। सो इंडिया के जो मोस्ट प्रेसिंग, मतलब प्रेशराइजिंग बोल सकते हैं हम, चैलेंज है किसके लिए? डिजिटल फाइनेंस के लिए। यानी डिजिटल फाइनेंस के लिए जो मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशंस और उनपे और आइडियाज को शोकेस करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है हार्बिंगर 2023। ठीक है, और इसका किसने अरेंज किया? इसको आरबीआई ने किया था और ग्लोबल हैकाथन है ये। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है इसकी थीम इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज, और किसने अरेंज किया? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, ध्यान रखिएगा। शक्तिकांत दास कौन से नंबर के हैं बताइए? काफी बार मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते। नेक्स्ट है Akshadip Singh and Priyanka Goswami, who were seen in the news, play which sports? So यहाँ पे 2 मेजर प्लेयर्स की बात हो रही है, अक्षरदीप सिंह एंड प्रियंका गोस्वामी, जो कि न्यूज में रहे थे हाल ही में। क्यों रहे थे? क्योंकि इन्होंने अभी जीती है नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023। ठीक है, यह बात हो रही है क्या? नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप, जो कहाँ पर हुई थी? रांची झारखंड में हुई है। और किसने जीता है इसको? अक्षरदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इतनी क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल रेस किसने जीती, कहाँ पर हुई,
और उसके प्लेयर्स आ गए। और अदर करंट की अगर अपन इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो देखिए, ध्यान रखिए, 2023 इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ फॉर इंडिया, क्योंकि इसमें होने वाला है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। क्या होने वाली है? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होने वाली है। और कहाँ पर होने वाली है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप? सो ये होने वाली है बुदापेस्ट, हंगरी में। ठीक है। और इसी के साथ होने वाले हैं समर ओलंपिक्स। क्या होने वाले हैं? समर ओलंपिक्स कब होने वाले हैं? पेरिस, फ्रांस में होने वाले हैं। और कब होंगे? 2024 में। सो ये नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप को जीतकर अक्षुदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने इन दोनों गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ध्यान रखिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप और समर ओलंपिक्स जो कि होंगे पेरिस में 24 में, तो इसके लिए वो हो चुके हैं क्वालिफाई। अच्छा, 24 की तो पेरिस में हो गई। इसके बाद 28 वाली है, वो भी अभी फिक्स हो चुकी है। वो कहाँ पे होने वाली है? लॉस एंजलिस में होने वाली है वो। ठीक है। 2028 का जो ओलंपिक होगा वो लॉस एंजलिस में होगा। और स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज की हम बात करें तो नेशनल गेम्स की हम बात करें तो नेशनल गेम्स का अभी 36 एडिशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। और 37 कहाँ पर होने वाला है? गोवा में होने वाला है 23 में। कहाँ पे? गोवा। किसका? नेशनल गेम्स का। समर ओलंपिक्स की हमने बात की थी। समर ओलंपिक्स का कौन सा एडिशन है? तो 33rd नंबर वाला है ये। ठीक है। और इसके अलावा जो फिडे शतरंज था, यानी फिडे चेस, वो भी हुआ था अभी 44th का। और कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। इसके अलावा अगर हम आईसीसी रिलेटेड स्पोर्ट्स की बात करें तो आईसीसी का भी T20 विमेन वर्ल्ड कप हुआ था। कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। और किसने जीता T20 वर्ल्ड कप को? और वो भी किस कैटेगरी में? अंडर 19 कैटेगरी में। तो उसको जीता था इंडिया ने पहली बार आईसीसी के किसी वर्ल्ड कप को। T20 वर्ल्ड कप अंडर 19 भारत ने जीता था। और किसको हरा कर जीता था? इंग्लैंड को हरा के जीता था। इसके अलावा एक और अगर हम बात करें तो केवल अंडर 19 वर्ल्ड कप जो कि हुआ था वेस्ट इंडीज में। और किसने जीता था? भारत ने जीता है। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। आगे बढ़ते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो? सो इंटरनेशनल सी फूड शो को कौन होस्ट कर रहा है? सो इसको कर रहा है कोलकाता कर रहा है। और इसको क्यों होस्ट किया जा रहा है? इसको सिंपली होस्ट किया जा रहा है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट मार्केट है किसका? सी फूड का, उसको इंक्रीज करना है, यानी इसको डबल करना है। डबल करना है एक्सपोर्ट मार्केट ऑफ सी फूड। कब तक? 2025 तक। उसके लिए किया जा रहा है इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, जिसको होस्ट करेगा कोलकाता। ठीक है। और इसी के साथ सी फूड से जो हाल ही में करंट न्यूज रही थी वो यही थी कि हाल ही में लिफ्टेड टेम्पररी बैन ऑन द इंपोर्ट ऑफ फ्रोजन सी फूड फ्रॉम इंडिया। तो सी फूड पर बैन हटा है, इंडिया के सी फूड पर बैन हटा है। किसने हटाया है? इसको हटाया है कतर ने। किसने हटाया है? कतर ने। ठीक है। और कौन सा सी फूड? सो फ्रोजन सी फूड। सो फ्रोजन सी फूड ऑफ इंडिया, उस पे बैन लगा था। किसने लगाया था? उस पे बैन लगा था। किसने लगाया था? कतर ने लगाया था। क्यों लगाया था कतर ने? बिकॉज उसमें एक बैक्टीरिया मिला था, विब्रो कोलेरा बैक्टीरिया का, जो कि रिस्पॉन्सिबल था, हैजा के लिए रिस्पॉन्सिबल था। सो उस बैक्टीरिया के मिलने के कारण कतर ने क्या किया था? इंडिया के फ्रोजन सी फूड पर क्या लगा दिया था? बैन लगा दिया था। लेकिन अब 2022 में उस पर से बैन को भी हटा दिया गया है। कतर ने हटा दिया है फ्रोजन सी फूड ऑफ इंडिया पर बैन। लेकिन ध्यान रखना कि जो चिल्ड सी फूड है ना, उस पे बैन अभी भी लगा हुआ है। चिल्ड सी फूड है किसका? इंडिया का। उस पर बैन अभी भी लगा हुआ है, कतर ने लगा रखा है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो की बात हो रही है तो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे दो लोग। कौन कौन जो इनको ऑर्गेनाइज करने वाले? एक तो है MPEDA और एक है SEAI। ठीक है। MPEDA यानी मैरिन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और SEAI यानी सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी बात करें तो ये आया था 1972 में। कहाँ पर है? कोची, केरला में है। और किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है ये। और इसकी बात करें तो ये आया था 1971 में। सो ये दो रेगुलेटरी बॉडीज है जो कंट्रोल करेगा इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो को। और बेसिकली सी फूड मार्केट इन दो कैटेगरीज के बिटवीन आता है, जिसको कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। So next question है, ex Dharma Guardian is a joint military exercise held between India and which country? So धर्मा गार्डियन इंडिया और किस देश के बीच में होती है? तो ये होती है इंडिया और जापान के बिटवीन होती है एक्स धर्मा गार्डियन।
इसका एडिशन था, फोर्थ एडिशन था ये, है ना। और इससे जो लास्ट था हुआ था थर्ड एडिशन, वो किसने किया था? इंडिया ने किया था, होस्ट ऑर्गेनाइज। और कहाँ पर हुआ था? बेलागांव कर्नाटक में हुआ था। और अभी वाला जो फोर्थ एडिशन है ना, वो जापान में ही हुआ है। ठीक है। इसके अलावा गार्जियन, गार्जियन से आपको एक याद हो रहेगी कि वीर गार्जियन, ये धर्मा गार्जियन था। एक था वीर गार्जियन, वो भी हम करते हैं, किसके साथ करते हैं? जापान और इंडिया के बिटवीन होती है। और उसका जो एडिशन था वो भी हुआ था जापान में ही हुआ था। इसके अलावा अगर अभी करंट रिलेटेड एक्सरसाइज की हम बात करें, तो अभी हमने इजिप्ट के साथ की थी, कौन सी करी थी? मिस्र में साइक्लोन 1 की थी, याद है? कहाँ पर की थी? राजस्थान के जैसलमेर में की थी। ठीक है। इसके अलावा हमने करी थी वरुण की थी, याद है? वरुण एक्सरसाइज, वो कहाँ पर करी थी हमने? फ्रांस, मतलब फ्रांस के साथ करते हैं हम वरुण एक्सरसाइज। और कहाँ पर हुआ था? वेस्टर्न सी कोस्ट पे। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट पे की थी हमने वरुण, फ्रांस के साथ। इसके अलावा प्रलय, याद है? प्रलय एक्सरसाइज, उसको किया था इंडियन एयर फोर्स ने। और कहाँ पे, किसने, कहाँ पे किया था? ईस्टर्न इंडिया में। इसके अलावा एक की थी हमने एमटैक्स की थी, वो याद है? वो की थी इंडियन नेवी ने, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद हम बात करें, हमने त्रिशक्ति की थी, त्रिशक्ति, ये किसने की थी? इंडियन आर्मी ने की थी। और कहाँ पे की थी? वेस्ट बंगाल में। और तरकश हुई थी अभी एक्सरसाइज, तरकश, ये किसके बीच में हुई थी? एनएसजी एंड यूएसए के बिटवीन। तो ये हो गई मेजर एक्सरसाइजेस। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन अवार्ड्स द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार? सो कौन सा इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन अवार्ड कर देता है, कौन सा वाला अवार्ड? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। तो ये देता है संगीत नाटक अकेडमी। सो हाल ही में संगीत नाटक अकेडमी ने दिए हैं टोटल 10 आर्टिस्ट को अवार्ड। कौन से ईयर के? 2019 के, 20 के, 21 के। इन 3 एडिशन के अवार्ड मिले हैं 102 आर्टिस्ट को। और संगीत नाटक अकादमी के अवार्ड्स की ही एक कैटेगरी है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, जो कि दिया जाता है यंगेस्ट आर्टिस्ट को अप टू द एज ऑफ 40 ईयर्स। ठीक है, अप टू। अच्छा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार ये संगीत नाटक अकेडमी ने स्टार्ट किया, लेकिन संगीत नाटक अकेडमी ने इसको स्टार्ट किया था 2006 में। ठीक है। और अगर हम संगीत नाटक अकेडमी की बात करें तो ये 1952 में ही स्टार्ट हो गई थी, 1952 में। और 1950, इसके जो चेयरपर्सन है वो ध्यान रख लीजिएगा, चेयरपर्सन कौन है? पीवी राज्यमोहन है। ठीक है, एक ये नाम ध्यान रख लेना। इसके लिए जो कैश प्राइस मिलती है वो अप्रोक्स कुछ 25,000 की मिलती है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये तो आप सभी जानते हैं, हमारे फेमस शहनाई वादक थे, जिन्होंने फर्स्ट रिपब्लिक डे यानी 1950 में शहनाई बजाई थी। ठीक है। नेक्स्ट, डेविड मालपास इज द हेड ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? डेविड मालपास कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड है? तो ये हेड है किसके? वर्ल्ड बैंक के, द चीफ ऑफ वर्ल्ड बैंक डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 1944 में आया था, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, ये न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि जो डेविड मालपास है उन्होंने बोला है कि वो अपने टेन्योर से पहले ही क्या दे देंगे? रिजाइन कर देंगे। अप्रैल 24 में उनका होने वाला है क्या? टेन्योर कंप्लीट, और वो उनसे पहले ही रिजाइन कर देंगे, ये उन्होंने बोला है। रीजन क्या है इसका? एक्चुअल में जो डेविड मालपास है यानी हेड ऑफ द वर्ल्ड बैंक, उन पर अभी बहुत ज्यादा प्रेशर है। क्यों प्रेशर है उन पर? टू एक्सेलरेट रिफॉर्म्स को एक्सेलरेट करने के लिए, जो कि एम्ड है टू दी चेंजिंग, यानी चेंजिंग द वे ऑफ द वर्ल्ड बैंक हु ऑपरेट्स हाउ टू कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज। यानी क्लाइमेट चेंज को से कैसे कॉम्बेट करना है, उसमें जो ऑपरेशन है उसके तरीके को बदलने के लिए, दूसरे रिफॉर्म्स को एक्सेलरेट करने के लिए इन पर अभी काफी प्रेशर है वर्ल्ड बैंक के चीफ डेविड मालपास, इसलिए ये अभी न्यूज में चल रहे हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो हाल ही में क्या किया था वर्ल्ड बैंक ने? फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड चलाया था, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड बाय वर्ल्ड बैंक। और किसके लिए? अफ्रीका के काले गेंडे के लिए, अफ्रीका के काले गेंडे के लिए चलाया गया था क्या? फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड।
अगर यहाँ पे हम बात करें चीफ इकोनॉमिक ऑफ वर्ल्ड बैंक, वो है इंद्रमित गिल, और कहा कि ये इंडिया की है इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? इंद्रमित गिल फ्रॉम इंडिया। और वर्ल्ड बैंक की काफी रिपोर्ट्स आती रहती है, तो ध्यान रखना। अभी आई थी इनकी एक रिपोर्ट आई थी, रेमिटेंस अवार्ड रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट अपन ने देखी थी, जिसमें इसने इंडिया को दी थी फर्स्ट पोजीशन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात कर ले, वो रिपोर्ट देता है वर्ल्ड बैंक देता है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की हम बात करें तो वो भी देता है, वर्ल्ड बैंक देता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट हो या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, ये सारी रिपोर्ट्स कौन देता है? वर्ल्ड बैंक देता है। आगे बढ़ते। So here is our next question. What is the maximum limit of instant transaction made using UPI Lite wallet? So कितना मैक्सिमम ट्रांजेक्शन है किसकी हेल्प से? यूपीआई लाइट वॉलेट। सो मार्केट में एक नया ऐप आया है जिसका नाम है यूपीआई लाइट वॉलेट। किसने इसको इंट्रोड्यूस कराया है? तो इसको इंट्रोड्यूस कराया है पीपीबीएल, यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, जिसने अभी लॉन्च किया है यूपीआई लाइट। और मैक्सिमम लिमिट ऑफ ट्रांजेक्शन है 200 रुपए। 200 रुपीज हम वन टाइम पे मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं यूपीआई लाइट के थ्रू। किसने डिजाइन करा है इसको? सो एनपीसीआई ने किया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई ने इसको डिजाइन करा है। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन लिमिट इसकी 200 है पर टाइम, ठीक है। और मैक्सिमम ऐड कितना कर सकते हैं? तो मैक्सिमम ऐड जो अमाउंट है वो 2000 रुपीज है टू टाइम, यानी दो बार आप एक दिन में 2000 रुपए तक ऐड कर सकते हो, यानी मैक्सिमम बोल सकते हैं 4000 रुपए पर डे। सो उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो चाहते हैं मिनिमम स्पेंड करना। सो डायरेक्ट बैंक को लिमिट ऐड ना करके यूपीआई लाइट वॉलेट को लॉन्च किया गया है। आगे देखते। सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ओईसीडी सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स STRI? सो ओईसीडी सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव इंडेक्स आया है हाल ही में, उसमें इंडिया की रैंक रही है 47th रैंक, ठीक है। और किस में रही है? सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव इंडेक्स, दो वर्ड है यहाँ पर, ओईसीडी और STRI। यानी ओईसीडी का ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो रिपोर्ट दी है, इंडेक्स दिया है, वो है STRI, और उसमें इंडिया की रैंक है 47, ठीक है। क्या काम करता है ओईसीडी? पहले हम इसकी बात करेंगे। ओईसीडी आया था 1961 में। इसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। टोटल जो इसके मेंबर है वो 38 मेंबर है, और ये 38 मेंबर वो है जो डेवलप्ड है, यानी यूएसए हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब डेवलप्ड मेंबर ओईसीडी के मेंबर्स हैं। क्या काम करते हैं ओईसीडी? यानी इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और अदर कंट्रीज को हेल्प करते हैं उनका डेवलपमेंट करने में। अदर कंट्रीज यानी डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो जो लो डेवलप्ड कंट्रीज है और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनकी डेवलपमेंट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है ओईसीडी, किनका? जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। सो उसी के लिए उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी, इंडेक्स दिया था, सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स, जिसमें इंडिया को रैंकिंग मिली 47। और ध्यान रखना ओईसीडी का जो चेयर कर रहा है 22-23 में, वो कौन चेयर कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। सो अभी ऑस्ट्रेलिया के पास है 22-23 के लिए ओईसीडी की चेयरमैनशिप। आगे बढ़ते। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। आगे बढ़ते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री पास्ड अ न्यू लॉ अलाउइंग जेंडर सेल्फ डिटर्मिनेशन? सो न्यू लॉ अलाउ किया है जेंडर सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। सो अभी करंट में एक कंट्री है जो काफी मॉडर्न चल रही है, वो कंट्री है स्पेन। सो स्पेन ने करा है अब एक न्यू लॉ अलाउइंग जेंडर सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी अब स्पेन क्या करेगा कि वहां के जो लोग हैं अब वो फ्री है खुद का जेंडर को भी चूज करने में, यानी हम स्पेन के लोग अब जेंडर को भी खुद चूज कर पाएंगे, यानी चेंज जेंडर अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। ओवर 16 एज है, ओवर 16। किसने कराया है? स्पेन ने कराया, यानी न्यू लॉ अलाउइंग जेंडर सेल्फ डिटर्मिनेशन अलाउइंग। स्पेन की कैपिटल कौन है? मैड्रिड है। और अभी हमने इसका एक क्वेश्चन दिखा था करंट का कि पेड मैंस्ट्रुअल लीव, ये भी किसने दी है? स्पेन ने दी है। और एक और चीज कि स्पेन है इंडिया का कोलैबोरेशन पार्टनर, किस चीज में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। सो इंडिया का कोलैबोरेशन पार्टनर कौन है अभी?
किस में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो वो है स्पेन है। एक ये कैटेगरी और ध्यान रख लेना। स्पेन यानी एक स्पेन से अगर हम देखें ज्योग्राफिकल, तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, स्ट्रेट्स, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है जो कि स्पेन और किसके बीच में है? साउथ अफ्रीका के बीच में है। स्पेन और साउथ अफ्रीका के बिटवीन है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। स्पेन यानी जो एक है यूरोपियन कंट्री, क्या है? यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और एक यूरोपियन कंट्री है स्पेन। सो यूरोप से इसको साउथ अफ्रीका से अलग होती है ये बाय स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। सो आगे बढ़ते हैं हम आज के क्विज के क्वेश्चंस पे। सो ये है टुडेज क्विज के क्वेश्चन, आप ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। कैसा लगा है आपको? कोई सजेशन है प्लीज आप मुझे बताइए कमेंट करके। मैं देखती हूँ आपके कमेंट्स और ट्राई करती हूँ इम्प्रूव करते रहने की। सो अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी वेरी गुड डे।